पिछले कुछ टाइम से आपने ये नोटिस किया होगा कि हमें आजकल एस्ट्रोलॉजी को लेके काफी सारा कंटेंट देखने को मिलता है। न्यूज चैनल्स में सुबह होने वाली भविष्यवाणियों से लेकर पॉडकास्ट तक। यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजर्स अपना खुद का कंटेंट भी बना रहे हैं। एक तरफ तो हैं ये लोग जो आपको ये प्रूव कराने में लगे हुए हैं कि एस्ट्रोलॉजी की वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, फिर चाहे इनकी खुद की लाइफ चेंज हुई हो या ना हुई हो। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल फ्रॉड है और एक स्कैम है। अब हमारे पास आजकल इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो कैसे समझें कि सच्चाई क्या है। आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के पीछे का सच क्या है। क्या ये एक ऑथेंटिक स्टडी है या फिर एक झूठ है, और अगर ये सच है तो कितना परसेंट सच है। क्या ये 100% सच है या फिर 50% या सिर्फ 20% ही सच है। क्या एस्ट्रोलॉजी को यूज करके हमारी लाइफ में कुछ बेनिफिट हो सकता है या फिर ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि आपने एस्ट्रोलॉजी को लेके 2 या 3 घंटे के पॉडकास्ट या फिर वीडियोस देखे होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 25 मिनट का वीडियो भी देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कभी 2 या 3 घंटे के एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने की जरूरत ही ना पड़े। हम इस वीडियो में इंडियन या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक प्रेमिस ये है कि आप जिस टाइम इस दुनिया में आए थे उसका एक टाइम स्टैम्प लिया जाएगा और उसके हिसाब से आपका एक बर्थ चार्ट बनाया जाएगा। ये बर्थ चार्ट ये कैप्चर करेगा कि आपके पैदा होने के टाइम में दुनिया में सेलेस्टियल बॉडीज की पोजीशन क्या थी, जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉमेट्स या फिर एस्ट्रॉइड्स। और फिर इनकी पोजीशन और मूवमेंट्स के हिसाब से आपका फ्यूचर बताया जाएगा और आपकी लाइफ में होने वाले इवेंट्स को रीड किया जाएगा। अब इसमें सबसे पहला थॉट तो ये आ सकता है कि प्लैनेट्स का हमारी लाइफ में क्या रोल होगा और उनके हिसाब से ये कैसे रीड हो सकता है कि हमारी लाइफ कैसे कटेगी। देखिए, ये बात तो सही है कि सेलेस्टियल बॉडीज का हमारे प्लैनेट के ऊपर और हमारे ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट तो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डायरेक्टली सूरज की तरफ देखेंगे तो आपकी आंखें जलेंगी। अगर गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपकी बॉडी भी जलेगी। अगर इसे मैक्रो लेवल पे भी देखें तो गर्मी होने से जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो उससे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिससे सी लेवल्स ऊपर आ जाते हैं। सिमिलरली मून की वजह से क्लाइमेट इफेक्ट्स होते हैं, टाइड्स आती हैं, और इसीलिए ह्यूमंस और एनिमल्स पे भी कुछ इम्पैक्ट होता है। कुछ इम्पैक्ट साफ साफ दिख जाता है और महसूस हो जाता है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट डायरेक्टली समझ में नहीं आ सकता। और यही सब कॉम्बिनेशन समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन बिठाई गई, जहां पे सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट को ह्यूमन एनाटॉमी के साथ कोरिलेट किया गया। बट इसमें सवाल ये आ जाता है कि हमारी लाइफ में होने वाले इम्पैक्ट को रीड करने के लिए क्या यही तरीका था कि आप जिस टाइम पे पैदा हुए हैं उस टाइम पे प्लैनेट्स की मूवमेंट, मतलब ये कोई साइंटिफिकली प्रूफ तो नहीं है। कई हजार साल पहले स्कॉलर्स और फिलोसफर्स ने अपनी उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन के हिसाब से इसे डिजाइन किया था और कुछ सेट प्रिंसिपल्स बनाए। उनको ऐसा लगा होगा कि किसी की लाइफ का ऐसे रैंडम सा टाइम कैसे उठा ले, इसलिए जो पैदा होने का टाइम है वही कैलकुलेशन सबसे ठीक बैठनी चाहिए। और आपने कभी ये सोचा है कि एस्ट्रोलॉजी की पूरी कैलकुलेशन को 12 घरों में और 12 राशियों में ही क्यों बांटा गया? 30 डिग्रीज की कैलकुलेशन ही क्यों ली गई? अगर 360 डिग्रीज को फैक्टर्स में बांटना ही था तो 24 भी हो सकता था और 15 भी। ये 12 ज़ोडिएक साइंस को लेकर रीजन दिया जाता है कॉन्स्टेलेशंस का, यानी सूरज अपने एक्लिप्टिक में 12 कॉन्स्टेलेशंस या राशियों से होकर गुजरता है। एक्लिप्टिक का मतलब होता है सूरज का पाथ अक्रॉस द स्काई, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सूरज 12 नहीं 13 कॉन्स्टेलेशंस या 13 राशियों से होकर गुजरता है। ये 12 का काउंट इसलिए लिया गया क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जब डिजाइन हो रही थी तो क्योंकि एक लूनर कैलेंडर में 12 महीने का काउंट होता है, इसलिए उस 12 के साथ सिंक करने के लिए राशियों को भी 13 की जगह 12 ही ले लिया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे सोलर सिस्टम में है 8 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, और एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु को प्लैनेट्स की तरह लिया जाता है, जो एक्चुअली प्लैनेट्स है ही नहीं, ये शैडो प्लैनेट्स हैं। और यूरेनस और नेपच्यून जो एक्चुअली प्लैनेट्स हैं वो इसकी कैलकुलेशन से ही बाहर है। चलिए, यूरेनस और नेपच्यून के बाहर होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि ये उस वक्त तक डिस्कवर ही नहीं हुए थे जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का डिजाइन बन रहा था।
यूरेनस डिस्कवर हुआ 1781 में और नेपच्यून 1846 में। लेकिन चाहे ये दोनों प्लैनेट्स लेट डिस्कवर हुए हों, लेकिन फिर भी इनका कुछ इम्पैक्ट तो होगा, और ये इम्पैक्ट एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस में कहीं कैप्चर ही नहीं होता। सो ये बात तो अंडरस्टूड है कि सेलेस्टियल बॉडीज का हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इसे रीड करने के लिए यही एस्ट्रोलॉजी का तरीका ही सही था? हो सकता है कोई और तरीका हो, या फिर हो सकता है कोई तरीका ही ना हो। सो अगर इसे लॉजिकली देखें तो बॉटम लाइन ये है कि ये पूरा एस्ट्रोलॉजी का स्ट्रक्चर और ये लाइफ को रीड करने का तरीका ये एक 50-50 मामला है। मतलब सिर्फ 50% चांस है कि ये सारी जो कॉम्बिनेशंस बिठाए गए, ये सारी कैलकुलेशंस बनाई गई, ये सही पिक्चर दे पाए। यहाँ पे दूसरा सवाल ये है कि बर्थ चार्ट या फिर हॉरोस्कोप होना तो एक बात है, लेकिन उसको रीड करना दूसरी बात। अगर आपके पास टोटल मिला के कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो उसमें 50% रोल है आपके बर्थ चार्ट का और 50% रोल है उस एस्ट्रोलॉजर का जिसने इसे इंटरप्रेट किया, यानी उसने किस तरीके से इस चार्ट को पढ़ा और आपको क्या बताया। और ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल की नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके इंटेलिजेंस लेवल पे, क्योंकि इसमें ज्यादातर खेल लॉजिक से लॉजिक जोड़ने का ही है। यानी यहाँ पर भी हम ये बोल सकते हैं कि 50-50% चांसेस हैं कि आपको जो एस्ट्रोलॉजर ने बताया वो सही था या गलत। अगर सही था तो कितना सही था, और अगर गलत था तो कितना गलत था। और ये जो हमने एस्ट्रोलॉजर के नॉलेज बेस के हिसाब से 50-50 किया, मैं इसको कुछ और एग्जांपल्स देके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है कि कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ बताता है तो वो बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो वो सेट रूल्स जिसकी उसने पढ़ाई की है, जो उसने समझे हैं, और दूसरा अपनी खुद की लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही वो लॉजिक से लॉजिक जोड़ता है। मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर एक छोटे से गांव में पला बड़ा है और उसने वही दुनिया देखी है जो उसके आसपास थी। चाहे उसने सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज गेन कर भी ली हो, लेकिन उसकी दुनिया लिमिटेड थी और वो उसी दुनिया के हिसाब से बात करेगा जो दुनिया उसने देखी थी। दुनिया में 200 कंट्रीज हैं और हर कंट्री का अपना अपना कल्चर है। इतने सारे रिलीजन्स हैं और हर रिलीजन की अपनी अलग थ्योरीज और अपनी अलग मान्यताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूएस का सिटीजन किसी इंडियन एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करेगा तो उसे क्या सुनने को मिलेगा? वो एस्ट्रोलॉजर उसे बोलेगा कि आपको ये 3-4 पूजाएं करानी पड़ेंगी, तभी आपके सारे रुके हुए काम बन सकते हैं। लेकिन वो अमेरिकन तो क्रिश्चियन है और ये सारी पूजाएं तो हिंदुइज्म के ऊपर बेस्ड हैं, तो उसके लिए इन पूजाओं का क्या रेलेवेंस होगा? वो बोलेगा कि ये सब क्या होता है, मैं तो एक अलग ही दुनिया में पला बड़ा हूँ, मेरा कल्चर, रिलीजन, फेथ बिल्कुल डिफरेंट है। सिमिलरली कोई अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर किसी इंडियन को ये बोल ही नहीं सकता कि आपको ये 5 मंत्र उच्चारण करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि उसे उन मंत्रों के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। चलिए, ये तो हो गई बात अमेरिका की और इंडिया की। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, हमारी वाली वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इन दोनों में फर्क है। आप इंडिया में बैठे बैठे किसी नॉन हिंदू एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको वो सब रेमेडीज नहीं बताएगा जो आपको कोई हिंदू फेथ वाला एस्ट्रोलॉजर बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिख धर्म में कुंडली के हिसाब से शादी नहीं होती और वहां पे ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अगर आप मांगलिक हैं तो आपको पहले पीपल के पेट से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन हिंदू फेथ में ऐसी मान्यता है और वहां पे कुंडलियां देख के शादियां होती भी हैं। यानी हर फेथ के लोग अपने अपने हिसाब से ही लाइफ जीते हैं। इनफैक्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म में तो वेदास को फॉलो किया ही नहीं जाता। अब अगर कोई ये बोलेगी क्योंकि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर ही काम करती है, तो ऑब्वियसली इस बात में तो कोई सेंस है नहीं। और मैंने तो सिर्फ 1-2 एग्जांपल्स ही शेयर किए हैं, आप सोचिए इस तरह के दुनिया में और कितने एग्जांपल्स होंगे। सो पॉइंट ये है कि किसी भी एक इंसान को दुनिया के सारे कल्चर्स, बिलीफ्स और दुनिया की सारी बातों का ज्ञान नहीं हो सकता। ये रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको वही बताता है जहां तक वो सोच पा रहा है और जिस लेवल तक की दुनिया उसने देखी है। और यहाँ पे बात ये नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, बात ये है कि ये सब तरीके, बिलीफ्स और रेमेडीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उन रेमेडीज में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि साइंस तो बहुत दूर की बात है, ये यूनिवर्सली ट्रू भी नहीं है। अब ये तो बात हुई एस्ट्रोलॉजर की समझ और उसके लॉजिक्स की। जहां तक बात रही उन स्टैंडर्ड रूल्स की जो उसने सीखे हैं और पढ़े हैं, जिनके बेस पे वो एक बर्थ चार्ट को रीड करता है, वो अपने आप में ही बहुत क्वेश्चनेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि सूरज राजा होता है, लेकिन वो आपकी कुंडली में नीच का है क्योंकि वो उस वाली राशि में बैठा हुआ है या फिर वो उस घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसका इम्पैक्ट कम हो गया है। मतलब एक तरफ से आप एक कह रहे हैं कि सूरज राजा है, तो राजा तो किसी भी घर में बैठ जाएगा, वो राजा ही रहेगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि अपने घर में उसका इम्पैक्ट ज्यादा है और दूसरे के घर में उसका इम्पैक्ट कम है? चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई इंसान अपना घर बार छोड़ के किसी और देश में चला जाता है सेटल होने के लिए, और वहां जाके वो बहुत पैसा कमाता है, नाम कमाता है और
बहुत सक्सेसफुल हो जाता। उसकी सक्सेस स्टोरी में इस बात का कोई रोल नहीं होता कि वो जिस देश में गया है वो दुश्मन देश था, दोस्त था या फिर न्यूट्रल देश था। बल्कि आपने ऐसा भी देखा होगा कि किसी क्रिमिनल को जेल के अंदर बंद कर दिया, लेकिन जेल में बैठे बैठे भी वो अपना क्राइम करता रहा, यहाँ तक कि उसका क्राइम और ज्यादा बढ़ गया। सो ये सब जो नीच और उच्च की बातें हैं ये सिर्फ इमेजिनेशंस हैं और कहानियां हैं, और ये तो अपना अपना नजरिया है लाइफ को देखने का। किसी को एक सिचुएशन प्रॉब्लम की तरह दिखेगी और किसी को वही सिचुएशन अपॉर्चुनिटी की तरह। और ये जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं ये नॉर्मल लोगों के एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ के। हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की और उनके भी राजा की। फिर इनके यही स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से ये बोलेंगे कि जुपिटर एक बहुत ही भारी प्लैनेट है और वो जिस घर में बैठ जाता है उसे दबा देता है। मतलब वो घर क्या कागज का बना हुआ था? तो ये सब सब्जेक्टिव बातें हैं और इनमें कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। हो सकता है किसी केस में काम करे, हो सकता है किसी केस में काम ना करे। और आपने अपने साथ भी ऐसा नोटिस किया होगा कि आप किसी को अपना बर्थ चार्ट दिखाएंगे तो कुछ बातों में आप एग्री कर लेंगे कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ बातों के साथ आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। मैं भी जब छोटा था तो मुझे किसी ज्योतिषी ने बोला था कि आपको मंडे का फास्ट रखना चाहिए, फिर किसी ने बोला आपको थर्सडे का फास्ट रखना चाहिए, फिर किसी ने बोला कि नहीं आपको फास्ट रखने की जरूरत नहीं है, आपकी कुंडली में ऐसा कुछ योग नहीं है। तो मुझे लगा कि ये सब तो चलता रहेगा, मैं खुद ही एस्ट्रोलॉजी सीख लेता हूँ, और मुझे इसमें काफी इंटरेस्ट था, इसलिए फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट किया। सो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये समझ में आता है कि ये लाइफ को रीड करने का तरीका, ये ग्रिड सिस्टम, एस्ट्रोलॉजी की कॉम्बिनेशंस और कैलकुलेशंस, ये 50% चांस है कि सही होंगी। और फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का रोल, यानी 50% का भी 50%। इसका मतलब सिर्फ 25% चांस है कि हमारे साथ जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो हमें बिल्कुल सही और ऑथेंटिक तरीके से पता चल पाए। और ये जो हमने 25% की ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश की है ये भी कोई साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट नहीं है, ये हमने सिर्फ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और कॉमन सेंस के बेस पे एस्टैब्लिश किया है। सो अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतने हजारों सालों से जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है, क्या ये सिर्फ 25% ऑथेंटिसिटी के लिए ही काम चल रहा था? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको कोई ये बोलता है कि एस्ट्रोलॉजी एक एंशिएंट इंडियन साइंस है तो इस बात का बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि ये बात गलत है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इन्वेंट हुई थी मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया मॉडर्न डे इराक का एरिया था और साउदर्न इराक में सुमेरियंस नाम से कुछ लोग रहते थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 5000 साल पहले एस्ट्रोलॉजी को इन्वेंट किया था। हिस्ट्री की सबसे पहली सिविलाइजेशन सुमेरियंस ने ही स्टार्ट की थी और ये सुमेरियंस ही थे जिन्होंने दुनिया में राइटिंग को इन्वेंट किया था। सुमेरियंस के बाद फिर बेबीलोनियंस ने इसे फर्दर डेवलप किया कुछ 4000 साल पहले। बेबीलोनियंस भी इराक से ही बिलोंग करते थे और इनका नाम पड़ा था बेबीलोन नाम से एक सिटी पे। और ये बोला जाता है कि बेबीलोनियंस दुनिया के पहले एस्ट्रोलॉजर्स थे और यहीं से आगे मिडिल ईस्ट के बाकी रीजन्स में एस्ट्रोलॉजी फैलना शुरू हुई, इंक्लूडिंग इजिप्ट। इसके बाद ग्रीक फिलोसफर्स ने इसे और ज्यादा स्ट्रक्चर में डाला और फर्दर डेवलप किया और फिर ये पहुंची रोम और यहीं से आगे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का रास्ता बना। अब इसमें आज की डेट में भी बहुत डिबेट चलता है कि एस्ट्रोलॉजी पहले ग्रीस में आई या फिर इंडिया में। इसमें कुछ 300-400 साल का फर्क हो सकता है, लेकिन इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुई वो ग्रीस से थोड़ा डिफरेंट तरीके से डेवलप हुई और इसी को बोला गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम ज्योतिष विद्या के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि मेसोपोटामियंस और बेबीलोनियंस को जरूरत क्या पड़ी एस्ट्रोलॉजी को समझने की। देखिए, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि लाइफ में कभी कोई इवेंट हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसमें हमारा तो कुछ हाथ नहीं था, तो शायद भगवान की मर्जी होगी। ये ह्यूमन नेचर है और ये 5000 साल पहले भी हुआ करता था। ये वो टाइम था जब दुनिया में सिविलाइजेशंस डेवलप हो रही थी और फॉर्मली कोई रिलीजन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, यानी भगवान के जो नाम हम आज जानते हैं वो उस वक्त नहीं होते थे। और अगर किसी भगवान या रिलीजन का नाम नहीं था तो हमारे साथ जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? लोगों की ऐसी मान्यता बनना शुरू हुई कि शायद ये सेलेस्टियल बॉडीज का ही रोल होगा और इसीलिए फिर उन्होंने कुछ नेचुरल फोर्सेस को ही भगवान मानना शुरू कर दिया, जैसे सन, मून, प्लैनेट्स और सीजन्स। और यहीं से आगे लोगों के बिलीफ्स बनना शुरू हुए। लोगों को ऐसा लगा कि अगर हमें अपनी फसल बचानी है तो हमें इस नदी की पूजा करनी पड़ेगी। अगर कोई बीमारी हो जाती थी तो उन्होंने अपने राजा की पूजा करना शुरू की या फिर किसी और नेचुरल फोर्स की पूजा करना शुरू की ताकि बीमारियां दूर हो जाएं। यहाँ तक कि इसके भी 3000 साल बाद रोमन एम्परर्स के भी अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर्स होते थे
जिनके साथ वो वॉर के मैटर्स डिस्कस करते थे और पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे। फिर कुछ ऐसे बिलीफ्स बनना शुरू हुए कि अगर वॉर जीतनी है तो इस जानवर की बलि देनी पड़ेगी, अगर खुशहाली लानी है तो ये उपाय करना पड़ेगा या ये उपाय करना पड़ेगा। और इसलिए लोगों के ऐसे बिलीफ्स बने कि इस पेड़ को खुश करना पड़ेगा, इस नदी को खुश करना पड़ेगा, इस जंगल को खुश करना पड़ेगा, या फिर इस पहाड़ को खुश करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। अब ये कई हजार साल पहले की बात है, लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक साइंस इतनी ज्यादा डेवलप हो गई, मेडिकल साइंस में इतनी सारी एडवांसमेंट्स हुई, इतनी सारी अलग अलग फिलॉसफीज ने जन्म लिया, दुनिया भर के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया। अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आज के एजुकेशन से ये प्रूव नहीं होता कि हमारे पूर्वजों की सभी बातें गलत थी। देखिए, ये बात तो सही है, हमारे पूर्वजों की सभी बातें गलत नहीं है, लेकिन फिर सेम लॉजिक से सभी बातें सही भी नहीं हो सकती। अगर पहले के जमाने में ऋषि मुनि और स्कॉलर्स थे तो स्कॉलर्स तो आज भी हैं। 5-6 हजार साल पहले जब दुनिया में सिविलाइजेशन बनना शुरू हुई तो उससे भी कई हजार साल पहले ह्यूमंस हंटर्स और गैदर्स की लाइफ जीते थे, यानी एक नोमैडिक लाइफ जहां पे वो यहां से वहां भटकते रहते थे खाने की तलाश में। जब लोगों ने सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरफ बढ़ना शुरू किया तो क्या उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि हमारे पूर्वज तो हंटर्स और गैदर्स थे और वो जिस तरीके की लाइफ जीते थे वही तरीका सही था? तो क्या आज ये बोला जा सकता है कि 5000 साल पहले हमारे पूर्वज और एंसेस्टर्स जिस तरीके की लाइफ जीते थे वही तरीका सही था? उनके उस टाइम के बिलीफ्स और इमेजिनेशंस जिनके हिसाब से वो लाइफ जीते थे उन्हें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसमें कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। देखिए, मैं चाहूं तो बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स यूज करके अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे 1952 में ये स्टडी हुई थी और इस ऑथर ने ऐसा प्रूव किया, इस वाले साइंटिस्ट ने और इस वाले फिलोसोफर ने ये स्टडी की और इसका ये परिणाम निकला। बहुत सारे यूट्यूबर्स यही करते हैं, जहां पे कोई बात बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाई जा सकती है वहां पे वो बहुत सारी फिलॉसफी, साइंस और साइकोलॉजी की हैवी टर्म्स यूज करेंगे ताकि वो ये दिखा सके कि उनकी बात में कुछ वजन है और इसीलिए लोग उनकी बात का विश्वास करना शुरू कर दें। मैं बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल प्लेन लॉजिक से अपनी बात एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो अगर इसे समराइज करें, ये सारी एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस, रीडिंग्स, सिर्फ 25% चांस है कि हमें अपनी लाइफ में होने वाले इवेंट्स के बारे में 100% एक्यूरेसी से और ऑथेंटिसिटी से पता चल पाए। और ये 25% चांस भी बिल्कुल परफेक्ट वर्ल्ड में है, यानी ये ग्रिड सिस्टम भी बिल्कुल 100% एक्यूरेट है और एस्ट्रोलॉजर भी बिल्कुल परफेक्ट है, उससे कोई गलती नहीं हो रही। हमने अभी तक स्कैम्स और फेक केसेस की तो बात की ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम अब इनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। आपको अपने आसपास टीवी में या फिर सोशल मीडिया पे कुछ बहरूपिये दिखेंगे जो बिल्कुल बेतुकी सी बातें करते हैं। सामाजिक कामों में आपकी मौजूदगी से तारीफ मिलेगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के बल के बेहतर परिणाम हासिल होंगे। अगर बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ये साल सबसे बेस्ट जाने वाला है। या तो बिल्कुल हवा में कुछ जनरल प्रेडिक्शंस या फिर टोटल नॉनसेंस। कौन मैच जीतेगा? इंडिया के लिए आया है वो है एसॉफ कप, तो क्या बात है, ये साल इंडिया ट्रॉफी अपने हाथ में पकड़े हुए दिख रहा है। इंडिया जीत रही है। हाँ। चलिए, श्रुति के हिसाब से इंडिया इज विनिंग द मैच। या फिर इंडिया का फ्यूचर क्या होगा और ये इंडिया का फ्यूचर कैसे एसर्टेन करते हैं? इंडिया के बर्थ चार्ट से, यानी 1947 में इंडिया का जन्म हुआ है और उसके बेस पे उसका एक बर्थ चार्ट बनाएंगे और इंडिया को लेके प्रेडिक्शंस करेंगे। इनको ये समझाना पड़ेगा कि 1947 में इंडिया का जन्म नहीं हुआ था, वो सिर्फ पार्टीशन था। इंडिया कई हजार साल पुराना है। फिर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे जहां पे कुछ वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर्स आके ऐसी बात कर रहे थे कि आपको कुछ 586 नंबर लिखना है अपने पैर पे ग्रीन कलर के स्केच पेन से और उससे आपकी पैरों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। ही अगर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, आप अपने पैरों पर 58 नंबर लिख लीजिए। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्यों 58 का क्या कॉम्बिनेशन है, उसको पैरों पे आप लिखिए 58 नंबर, लेकिन पैर लिखना आपने ग्रीन कलर के स्केच पेन से है। मतलब हमें डॉक्टर्स और सर्जन्स की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बहरूपिये एस्ट्रोलॉजर दुनिया से सारे रोग और बीमारियां खत्म कर देंगे। और हाँ, आपको एक ग्रीन कलर के स्केच पेन से लिखना है, ये नहीं कि आप रेड या व्हाइट यूज कर लें। अगर आपने रेड या व्हाइट यूज किया तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि अगर आपने काली बनियान पहनी तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, अगर आपने लाल साड़ी पहनी तो आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, और अगर आपने कुछ भी नहीं पहना तो फिर तो आप बिल्कुल तृप्त हो जाएंगे। ट्यूसडे को ये उपाय करें, फ्राइडे को ये उपाय करें, और ये उपाय करने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी।
किस दिन कौन से कपड़े पहनने चाहिए? मंडे है तो अध्यात्म का कलर है, मंडे जो भोलेनाथ को बहुत पसंद है, तो जैसे आज मंडे हमने ब्लू पहना है तो ब्लू कलर पहन सकते हैं। एक ऐसा मंत्र है, आप डेली बेसिस पे करना शुरू कर दो, 7 दिन से पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। जिसने ये कर लिया उसके पास पैसा आना ही आना है। मंत्र सिंपल मंत्र है, ओम वसुधरे स्वाहा। ये दूसरों को मालामाल बनाने से पहले खुद क्यों नहीं मालामाल हो पा रहे? मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर कोई भी आपको उठ के ज्ञान देना शुरू कर देना तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करे कि क्या वो अपनी खुद की लाइफ में उसे अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। दुनिया में ज्यादातर सभी लोगों को सक्सेस चाहिए, उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें एक अच्छी लाइफ जीनी है। वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहे, उनका करियर अच्छा रहे, उन्हें उनकी पसंद की जॉब मिल जाए। इन फेक एस्ट्रोलॉजर्स को लोगों की ऐसी इनसिक्योरिटीज के बारे में पता है और यही इनसिक्योरिटीज के साथ ये खेलते हैं। ये उपाय कर लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये उपाय कर लोगे तो बीमारियों से मुक्त हो जाओगे, ये उपाय कर लोगे तो अच्छी लड़की या अच्छा लड़का मिल जाएगा, ये उपाय कर लोगे तो जैसा करियर चाहोगे वैसा मिल जाएगा। उपाय उपाय और उपाय। सिर्फ एक रेमेडी कर लो, आप इत्र डालकर नहाना शुरू कर दो पानी में, सिर्फ 43 डेज तक कोई भी कर सकता है। सब कुछ शुक्र देता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी बीवी, सबको चाहिए है ना, अच्छा पति, तो सभी लोग कर सकते हैं। नहाने के पानी में 1-2 ड्रॉप्स इत्र की मिलानी है, परफ्यूम नहीं मिलाना। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो ये लोग अपने एक छोटे से शेल में जी रहे हैं और इनको वही दुनिया पता है, इन्होंने वही दुनिया देखी है, या फिर ये बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। दोनों ही सिचुएशंस में इनको फॉलो नहीं करना चाहिए, इनकी बातों पे अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट। ल्यू पेरियोसा ल्यू पेरियोसा ल्यू पेरियोसा, और करते ही पैसा जो है छमछम बरसने में लगेगा। आज की डेट में जहाँ पे इलॉन मस्क और ट्रम्प इन तैयारियों में लगे हुए हैं कि वो कैसे मार्स पे अपना कब्जा जमाएं और वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, चाइना यूएसए को एक बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा है। वहाँ पे ये बहरूपीय एस्ट्रोलॉजर्स आपको 5-6 हजार साल पीछे लेके जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, 2020 में जो इवेंट हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके इतनी मारामारी थी, उस टाइम भी लोग ब्लैक में सिलेंडर्स को बेच रहे थे। यानी किसी की हेल्प करने के लिए या फिर सर्विस माइंडसेट से फ्री में देना तो दूर की बात है, सेम प्राइस पे भी नहीं, ब्लैक में। आपकी जान बचे या ना बचे, हमें इससे क्या लेना देना? हमें तो सामने रोकड़ा दिखाई दे रहा है, हम थोड़ी ये मौका गवा देंगे। हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोग भरे पड़े हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर्स भी किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा फेमस होने के लिए, या फिर थोड़े से एक्स्ट्रा व्यूज पाने के लिए। कभी कभी सिर्फ 1 या 2 लोग ही काफी होते हैं एक पूरे देश को संवारने के लिए। 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में अगर 1% लोगों ने भी इनकी बातें सुनना और मानना शुरू कर दिया तो हो जाएंगे 1.5 करोड़ लोग। और उस 1.5 करोड़ में भी अगर सिर्फ 10% लोग भी इनकी बातों को अपनी डेली लाइफ में अमल करना शुरू कर दें तो आप सोच सकते हैं कि 15 लाख लोग किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। सो ये एस्ट्रोलॉजी के स्कॉलर्स जिनको मैंने बहरूपीय बोला, इनके बारे में बात करना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। तो मैं तो यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा कि इनके ऊपर तो आपको अपनी लाइफ का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक ऑथेंटिक और जेन्युइन केसेस की बात है, क्या सिर्फ 25% चांस को समझने के लिए हमें अपनी लाइफ की एनर्जी, टाइम और पैसा खर्च करना चाहिए? क्या हम अपनी लाइफ एक फ्री माइंड से जी पाएंगे अगर हम घर से निकलने से पहले ये चेक करें कि हमारी दशा कौन सी चल रही है? कोई नया काम स्टार्ट करने से पहले ये देखें कि प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या है? क्या ये लाइफ जीने का सही तरीका हो सकता है? मतलब हम काम करते रहेंगे, अगर काम करते करते कामयाबी मिल गई तो अच्छा है, और अगर नहीं मिली तो एटलीस्ट एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे। अगर पास्ट के 2 रिलेशनशिप्स नहीं चले तो तीसरी बार हमें अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमें किस तरह का पार्टनर ढूंढना है। और उन 2 रिलेशनशिप्स ने भी हमें कुछ ना कुछ तो सिखाया ही होगा। भागवत गीता में भी जो लिखा है उसका भी मोटा मोटा भाव यही है कि आप अपना काम करते चलो, ये मत सोचो कि आपको फल कितना मिलेगा और कब मिलेगा। ये फिलॉसफी है इंडिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे खुद के लोग इसे पढ़ते तो हैं, इसको सुनते भी हैं, लेकिन डेली लाइफ में इसको अमल नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वेस्टर्न लोग हमारी फिलॉसफी से अपनी लाइफ जीते हैं। अगर इसे कंक्लूड करें तो ये समझ में आता है कि सेलेस्टियल बॉडीज का हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट है और 100% है। लाइफ में सभी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, और ऐसा भी नहीं बोला जा सकता कि एस्ट्रोलॉजी 100% फेक है और फ्रॉड है। लेकिन लाइफ का 100% ट्रूथ क्या है, ये आज दिन तक कोई भी फिलोसोफर कन्विक्शन के साथ नहीं बता पाया, और इसीलिए साइंटिस्ट, थिंकर्स और फिलोसोफर्स कंटिन्यूड बेसिस पे इसके ऊपर काम करते ही रहते हैं। लाइफ को पहचानने और समझने के लिए क्या ये एस्ट्रोलॉजी का ढांचा सही है, ये एक क्वेश्चन मार्क है।
देखिए, मुझे अपने बारे में ऐसी गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे स्वर्ग से यहाँ पे लैंड कराया गया था ताकि मैं यहाँ पे लोगों को एनलाइटन कर सकूं। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कम्प्लीटली मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है और मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। और मैं आपको ये बात बहुत ही कन्विक्शन के साथ बता सकता हूँ कि लाइफ में जो होना है वो होके ही रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता, ना कोई रेमेडी और ना कोई उपाय। मुझे नहीं लगता कि किसी रेमेडी, किसी अंगूठी या किसी उपाय से 1% भी फर्क पड़ जाए। अगर किसी चीज से फर्क पड़ेगा तो वो है अपने खुद के ऊपर काम करना, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना, अपनी माइंड ट्रेनिंग के ऊपर काम करना, कंटिन्यूड लर्निंग, अपनी नॉलेज बढ़ाना और फिर डिसिप्लिन। इनके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को ट्रेन करना और उसके ऊपर काम करना। अगर आपने ये कर लिया, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी उपाय, किसी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपका मन ही नहीं करेगा कि आप अपना बर्थ चार्ट लगे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और उससे अपना फ्यूचर जानने की कोशिश करो। मैं इस वीडियो से आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैंने जो कहा है वो सही है और दुनिया में बाकी सब गलत है, और इसलिए आप मेरी बात सुनो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आर्गुमेंट्स और लॉजिक्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप एटलीस्ट उनके बारे में सोचिए।